हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एंटैंगल्ड स्टडीज के अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे सांस लेते हैं, मतलब हम किस तरीके से रेस्पायर करते हैं। टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ठीक है, जो कि है हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑल अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, सो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। अब वो जो फूड हमने अटेन किया है, ठीक है, उससे जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। मतलब सीधी सीधी बात है कि आपने खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट सम कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेशन में आपने उसको ब्रेक डाउन किया इनटू सिंपलर फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज। ठीक है, आपने ग्लूकोज ले लिया, ठीक है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होके वो कहां जाएगा? वो आपके सेलुलर कंपोनेंट्स में जाएगा, फॉर एग्जांपल सेल में जाएगा। ठीक है, और सेल क्या करेगा? सेल उस ग्लूकोज को फर्दर मेटाबोलाइज करेगा, फर्दर उसको ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करके जो एनर्जी रिलीज होगी, उसी एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस और उसको जो यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ठीक है, so the process by which a living organism utilizes the food to get the energy is called as respiration. ठीक है, so respiration क्या है? respiration एक तरीके का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि हमने देखा होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है, अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो फोटोसिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, एक तरीके की रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, हमने क्या कर दिया? हमने जो CO2 था, जो एटमॉस्फेयर से जो CO2 लिया है, उसको हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया है, और अब हम क्या करेंगे? रेस्पिरेशन में उसी ग्लूकोज को फर्दर मेटाबोलाइज करेंगे, और वहां से क्या रिलीज होगा? वहां से रिलीज होगा आपका एनर्जी और CO2 रिलीज होगा। तो जनरली हमने देखा होगा कि प्लांट्स के बारे में कहा जाता है कि हाँ भाई, बरगद के पेड़ के नीचे जो है वो रात को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, उसमें भूत भूत आ जाएगा। ठीक है, काफी लोग जो है अगर रात को बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं तो उनको बहुत दिक्कत होती है, और ये कहा जाता है कि हाँ भाई उसमें भूत है। तो भूत भूत कुछ नहीं होता उसमें, एक्चुअली रात में जो है प्लांट क्या करता है? रेस्पायर करता है, और ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जैसा मैंने बताया कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, ATP निकलती है, और साथ ही साथ एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? CO2, एंड दैट CO2 लीड्स टू ऑल दोस काइंड ऑफ सफोकेशंस। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं, सो रेस्पिरेशन जो है सेल में अगर मैं बात करें तो सेल में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज अ पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस, क्योंकि जितने भी आपके सेल को जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जाम्पल मतलब जनरली हमें पता है कि हमारा जो एनर्जी है दैट इज ATP, एनर्जी करेंसी है, दैट इज ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, सो वो जो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है उसका जो मेन सिंथेसिस हो रहा है वो कहां हो रहा है? वो आपके माइटोकॉन्ड्रियल सेल में हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? Just because it generates a good amount of ATP is being generated in mitochondria, and that ATP is used as an energy currency by the cell. ठीक है, एनर्जी सेल क्या करता है? उसी ATP की एनर्जी को यूटिलाइज करता है अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो मूविंग ऑन, बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो जनरली देखा जाए तो आपके दो तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो प्लांट्स में तो वैसे सेल जो रेस्पिरेशन है, दैट इज मेन रेस्पिरेशन इज सेलुलर रेस्पिरेशन ओनली। ठीक है, और एक होता है आपका पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, जो कि लंग्स के थ्रू आप रेस्पायर करते हो। ठीक है, सो वो जो मैकेनिज्म है, वो जो प्रोसेस है, वो अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उसके बेस पर जाते हैं कि सेलुलर लेवल पर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रेस्पिरेशन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो? एनर्जी अटेन करते हो जो भी आपने खाना खाया है उससे। ठीक है, सो व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, सो सपोज, ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सपोज ये आपकी क्या है? ये आपका सेल है। ठीक है, सपोज दिस इज अ सेल। ठीक है,
सेल है और कहीं पर यहाँ पर आप कहीं पर आपका क्या है, ठीक है, यू आर हैविंग योर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, सपोज दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, सपोज। एंड वी नो दैट कि आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो है आपकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो होती है क्रिस्टे की फॉर्म में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो सेल से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हाँ भाई, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में क्यों होती है, व्हाई इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, ठीक है। सो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने रेस्पिरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन, आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो किस फॉर्म में होता है, उसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्रिस्टे के फॉर्म में होती है, क्योंकि उसके अराउंड जो है वही, मतलब उसी के अक्रॉस आपका एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, ठीक है, सो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, ये हो गया आपका, सपोज दिस इज योर साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक है, मैट्रिक्स। ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, एंड दिस इज योर इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। सो अगर मैं अलग अलग स्टेप्स को डिस्कस करूं कि रेस्पिरेशन के क्या क्या अलग अलग स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले जैसे मान लो अगर सेल ने क्या ले लिया है, सेल ने ग्लूकोज लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हैज बीन टेकन और इट हैज बीन एब्सॉर्ब बाय द सेल, तो C6H12O6। सबसे पहले क्या होगा कि आपका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ये जो ग्लूकोज है ये कन्वर्ट होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, यानी कि इट इज कन्वर्टेड इनटू टू इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, यानी कि हाफ, ठीक है, C3H6O3, ठीक है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पायरुवेट होता है, ये पायरुवेट सबसे पहला स्टेप जो है दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट। ये कहां होता है, ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज आया है उस ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया है पायरुवेट में। फिर ये जो पायरुवेट है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप दिस पायरुवेट, ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप ये हुआ, ठीक है, आपका ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद ये पायरुवेट जाता है कहां पर, ये जाता है आपके मैट्रिक्स वाले इलाके में, यहां पर जाएगा। और यहां पर क्या होगा, ये पायरुवेट जो है इसको फर्दर ब्रेक डाउन किया जाएगा, और ये क्या रिलीज करेगा, ये दो इंपॉर्टेंट एनर्जी कैरियर रिलीज करता है जिसको हम कहते हैं NADH प्लस FADH2, NADH एंड FADH2, ठीक है। सो पहला जो स्टेप है, ठीक है, पहला स्टेप जो हो गया, सो पहला स्टेप दैट इज द कन्वर्जन ऑफ, ये आपका पहला स्टेप है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट। देन द सेकंड स्टेप टेक्स प्लेस इन द मैट्रिक्स, दूसरा जो होता है वो मैट्रिक्स में होता है। और तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है इस इनर मेम्ब्रेन के अक्रॉस, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस होता है। और इसी थर्ड स्टेप को में क्या होता है, इसी में आपका एटीपी का जनरेशन होता है, ठीक है। सो ये इन जनरल, ठीक है, दीज आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। जैसे मैंने बताया सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप आपका जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। ये कहां होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है। देखिए इनकी साइट जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि जो आपका कन्वर्जन है पायरुवेट का, और जो आपका पायरुवेट फर्दर मेटाबोलाइज होता है NADH FADH2 रिलीज होता है, वो कहाँ होता है, और आपका एटीपी का जनरेशन कैसे होगा, ठीक है। सो उनका साइट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेल के अंदर एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, जैसे मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मेजर साइट फॉर द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। बट जो पहला स्टेप है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ, जो कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है पायरुवेट में, वो कहां हो रहा है, वो हो रहा है आपके साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुवेट में, उसके बाद वो पायरुवेट कहां जाएगा, वो पायरुवेट जाएगा आपके मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाएगा। वैसे तो पायरुवेट फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो जो है वो उसकी फॉर्म में आपके उसमें जाएगा, मैट्रिक्स में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। इट विल फर्दर ब्रेक डाउन, उसका फर्दर मेटाबॉलिज्म होगा जिसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है, और जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सिट्रिक एसिड साइकिल होगी, और फिर सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू क्या होगा, आपका NADH और FADH2 दो एनर्जी कैरियर रिलीज होंगे, और यही दोनों क्या करेंगे, दे विल वर्क एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर द थर्ड स्टेप। जो तीसरा स्टेप है दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है, जो कि आपके इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगी। वहां पर एनर्जी डोनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी जो सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, दैट विल बी गिवन बाय NADH एंड FADH2 जो कि सेकंड स्टेप में रिलीज हुए थे, ठीक है। सो तीन स्टेप हो गए, चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो likewise I told you the first step is breaking down of glucose into the pyruvate, ठीक है। this step take place in the cytoplasm, ये होता है आपके साइटोप्लाज्म में, ठीक है, it takes place into the cytoplasm।
ठीक है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। एंड देन द ग्लूकोज विल मेटाबोलाइज इनटू द पायरुविक एसिड, पायरुवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इट विल कन्वर्ट इनटू pyruvic acid, 2 molecules of pyruvic acid, ठीक है। so this is a very important reaction, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ग्लूकोज जो है पहला स्टेप, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरुवेट, ठीक है। 2 molecules of pyruvate occurs into the cytoplasm, पहला स्टेप, ठीक है। सो मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला स्टेप, सो अगले स्टेप में क्या है, हमें ये जानना है कि इस पायरुविक एसिड का फेट क्या होता है, कि मतलब जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया तो वो एक नॉर्मल जो आपके नॉर्मल सेल में है, ठीक है, अंडर एरोबिक कंडीशन जो है वो वाला प्रोसेस है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है कि यू हैव एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कभी कभी एनारोबिक कंडीशंस भी होती हैं। उस एनारोबिक कंडीशन में आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, आपका रेस्पिरेशन कैसे फर्दर प्रोसीड करता है। देखिए, जो पहला स्टेप है, ठीक है, इट इज कॉमन टू ऑल, ठीक है, इट इज कॉमन टू ऑल, ठीक है, इट इज कॉमन, ये सबके लिए कॉमन है। मतलब चाहे वो आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट हो, एनारोबिक कंडीशन हो, एरोबिक कंडीशन हो, पहला स्टेप इज कॉमन, पहला स्टेप सब में होगा। उसके बाद जो फेट ऑफ पायरुवेट जो सेकंड स्टेप है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन वेदर देयर आर एरोबिक कंडीशंस और वेदर देयर आर एनारोबिक कंडीशन, ठीक है। सो एरोबिक कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो एरोबिक कंडीशन है उसमें क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा कि आपका जो पायरुवेट है दैट विल कन्वर्ट इनटू CO2, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये रहा तीसरा स्टेप, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है आपका जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, CO2 में, वाटर में, और एनर्जी यानी कि इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि यहां पर बनेगा आपका ATP। ये एरोबिक कंडीशन का केस है, ठीक है। और एनारोबिक कंडीशन में भी फर्दर दो आ जाते हैं, यू हैव दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड देन यू हैव दिस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, जो कि अलग अलग होता है। कि मतलब एनारोबिक कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, सो यीस्ट है, यीस्ट इज योर फंगस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो पायरुवेट है ये फर्दर कन्वर्ट होता है किसमें, इथाइल अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। और अगर मैं मसल सेल्स की बात करूं तो उनमें क्या होता है, उनमें इन द लैक ऑफ O2 इन दी एनारोबिक कंडीशंस आपका जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में एंड एनर्जी में, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इसको जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम को। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपका जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और एनर्जी में, ठीक है। अब ये पायरुवेट जो है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन। सो एरोबिक कंडीशन में तो ये CO2, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा, और एनारोबिक कंडीशंस में दो कंडीशंस आ जाएंगी, एक तो यीस्ट में आती है, ठीक है। यीस्ट इज कॉल्ड एज Saccharomyces cerevisiae, ठीक है। यूनिसेलुलर फंगस, अगर क्वेश्चन आता है कि यूनिसेलुलर फंगस आर कॉल्ड एज, तो दैट आंसर विल बी यीस्ट, Saccharomyces cerevisiae, ठीक है। बेकिंग यीस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेकिंग इंडस्ट्रीज और ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में भी काम आता है, ठीक है ना। और क्यों आता है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम क्यों आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल के प्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसको जो है ब्रूइंग इंडस्ट्रीज में इतना ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ ये CO2 भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, अंडर एनारोबिक कंडीशन, इसीलिए इसको बेकरी इंडस्ट्रीज में भी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ताकि आपके जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं उनमें थोड़ा एक फुला हुआ अपीयरेंस आए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्शन ऑफ CO2, ठीक है। सो ये बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस काफी है यीस्ट की, और इस प्रोसेस की भी एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। दूसरी एनारोबिक कंडीशन जो आती है वो आती है आपकी मसल्स में, ठीक है। मसल सेल्स में क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हो तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। वो क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर एक तरीके की एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो। एक ऑक्सीजन की एब्सेंस, मतलब एक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, काइंड ऑफ एनारोबिक कंडीशन इज क्रिएटेड, एंड ड्यू टू विच वो जो आपका पायरुवेट है, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और उसी लैक्टेट की वजह से जो है आपकी मसल्स में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कहाँ होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स इन मसल सेल्स, ठीक है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है मसल्स में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है यीस्ट में। दोनों किस कंडीशन में होते हैं, दोनों के दोनों एनारोबिक कंडीशन में होते हैं। और एरोबिक कंडीशन में, जैसे मैंने डिस्कस किया, एरोबिक कंडीशन में जो आपका पायरुवेट होगा
वो CO2 प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो दिस इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. सो जैसा मैंने डिस्कस किया, यू हैव टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस. यू हैव एरोबिक रेस्पिरेशंस in the presence of oxygen. ठीक है. then you have anaerobic conditions. anaerobic conditions को further anaerobic respiration को further दो types में divide कर सकते हैं आप. alcoholic fermentation है जो कि yeast में हो रहा है, और lactic acid fermentation जो कि muscles में हो रहा है. ठीक है. सो ये सब उसी के बारे में है. चलिए अब बढ़ते हैं आगे. प्लांट्स की बात करें, सो प्लांट्स में भी क्या होता है कि प्लांट्स में भी जैसे रेस्पिरेशन मैंने बताया, सेलुलर रेस्पिरेशन तो सब में होगा ही होगा. ठीक है. सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो बेसिक चीज है. ठीक है. प्लांट्स में भी एटीपी का जनरेशन होगा, उसी के थ्रू होगा. साथ ही साथ डिफ्यूजन होता है गैसेस ऑफ एयर्स के थ्रू. जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है दैट इज थ्रू डिफ्यूजन. अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जैसे अगर आपका जो रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज हो रहा है और एनवायरमेंट से ऑक्सीजन आ रहा है, तो वो क्या है, वो गैसेस ऑफ एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. ठीक है. सो वो प्लांट्स में किसके थ्रू होगा? इट विल अकर थ्रू स्टोमेटास. ठीक है. और साथ ही साथ डिफ्यूजन के थ्रू भी हो सकता है. ठीक है. अगर मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करूं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम आता है. ठीक है ना. और फर्दर रेस्पिरेशन होता है. ठीक है. लाइकवाइज आई टोल्ड यू कि यू हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन. अगर ह्यूमन बीइंग्स की बात की जाए तो लंग्स जो है वो लंग्स ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अगर मैं फिशेस की बात करूं, ठीक है, उनमें गिल्स होते हैं. ठीक है. अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूं तो उनमें गिल्स भी होता है, साथ ही साथ वो स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करते हैं. ठीक है. और फर्दर हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, अगर मैं इंसेक्ट्स वगैरह में देखूं तो किसी में वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर. सम ऑफ देम हैव स्पाइरिकल्स, सम ऑफ देम हैव ट्रैकियास, बुक लंग्स होते हैं. ठीक है. and various other specialized organs are there that perform this function of exchange of gases. ठीक है. रेस्पिरेशन को परफॉर्म करते हैं. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें लंग्स होते हैं, और जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें गिल्स होते हैं. ठीक है. जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं. ठीक है. चलिए अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं. ठीक है. जैसे मैंने बताया कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ये अब तक जो हमने पढ़ा, दिस वाज ऑल अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन. दिस वाज सेलुलर रेस्पिरेशन. ठीक है. अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? पल्मोनरी रेस्पिरेशन की तरफ. पल्मोनरी शब्द का मतलब होता है लंग्स. ठीक है. सो एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स विल बी कॉल्ड एज पल्मोनरी. ठीक है. सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट पल्मोनरी रेस्पिरेशन, कि पल्मोनरी रेस्पिरेशन कैसे होता है, किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में. ठीक है. सो उसके लिए सबसे पहले जानते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ठीक है. सो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास नॉस्ट्रल तो है ही है. यू हैव नॉस्ट्रल्स, अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स इज देयर. उसके बाद जो आता है आपका नेसल चेंबर आता है. ठीक है. अच्छा, नेसल चेंबर में क्या होता है? देखो, नॉस्ट्रल्स का काम क्या है? नॉस्ट्रल्स जो है उसके थ्रू एयर एंटर करेगी और एग्जिट करेगी. ठीक है. उसके बाद जो नेसल चेंबर है, नेसल चेंबर्स में क्या होता है? यू हैव म्यूकस प्लस यू हैव हेयर्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, एयर जो इनकमिंग एयर है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, कि किसी प्रकार का कोई बैक्टीरिया हो या बाहर का कोई एंटीजन वगैरह जो है हमारी बॉडी में आने की कोशिश करे, कोई डस्ट पार्टिकल्स हो, तो वो एयर जो है वो फिल्टर होके आती है along with the help of that mucus and those hairs. ठीक है. सो नेसल चेंबर्स आ जाता है. नेसल चेंबर्स के बाद आपका देन यू हैव योर फेरिंग्स. ठीक है. फेरिंग्स क्या आता है? फेरिंग्स कॉमन पैसेज है. ठीक है. कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और विंड के लिए भी. ठीक है. इट्स अ कॉमन पैसेज. उसके बाद जो है आपका फेरिंग्स जो होता है, मतलब अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो वो इसोफेगस का रास्ता पकड़ लेता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो आपके फेरिंग्स से लैरिंग्स और लैरिंग्स से ट्रैकिया वाला रास्ता पकड़ लेता है. ठीक है. सो फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स. ठीक है. सो नेसल चेंबर, नॉस्ट्रल्स, नेसल चेंबर, फेरिंग्स, देन यू हैव लैरिंग्स. लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. ठीक है. जो आवाज जनरेट करने में हेल्प करता है. उसके बाद आता है ट्रैकिया. ठीक है. ट्रैकिया, इसमें आपको रिंग्स दिखाई दे रही होंगी. ये रिंग्स जो है ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, जो कि क्या करती हैं? एयर को कोलैप्स नहीं होने देती. ठीक है. देन यू हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच. एक ब्रांच नेटवर्क होता है, ब्रांचिंग का नेटवर्क होता है. ठीक है. जो कि क्या बनाता है? आपके लंग्स बनाता है, जिसमें ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाइज, यू हैव प्राइमरी ब्रोंकियोल्स, यू हैव सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स, एंड दे अल्टीमेटली लीड्स टू एल्वियोली. ठीक है. सो ये है नासल से, ये पूरा का पूरा आपका क्या है? दिस कंप्लीट थिंग इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है. सो डिस्कस करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ठीक है. जैसे मैंने बताया, ठीक है, आपका जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लंग्स. ठीक है. उसके अलावा आपके नॉस्ट्रल्स हो गए. ठीक है. नॉस्ट्रल्स में क्या आ जाता है? नॉस्ट्रल्स का काम क्या है
कि आपका जो है गैसेस एक्सचेंज होता है, एंटर और एग्जिट करती है आपकी एयर। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बताई, ठीक है, वो ये है कि जो आपकी इनर लाइनिंग है उसमें क्या होते हैं, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, एयर को फिल्टर करने का काम करता है। ठीक है, देन यू हैव फेरिंग्स, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, देन यू हैव लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने बताई, दैट इज योर वॉइस बॉक्स। ये क्या है, वॉइस बॉक्स है। देन यू हैव योर ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रैकिया कंटेन्स कार्टिलेज, कार्टिलेज के रिंग्स होती हैं। ठीक है, रिंग्स इस तरीके के कार्टिलेजिनस होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो आपकी एयर आ रही है उसको कोलैप्स नहीं होने देती। ठीक है, चलिए फिर देन यू हैव ब्रोंकाइस। ठीक है, अ पेयर ऑफ ब्रोंकाइस कम आउट फ्रॉम द ट्रैकिया। ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड होती है किसमें, छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में। एक तरीके का ब्रांचिंग नेटवर्क है। वो ब्रांचिंग नेटवर्क भी इसीलिए है ताकि आपका क्या हो सके, रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ सके। ठीक है, जितना बढ़िया आपका ब्रांचिंग सिस्टम होगा उतना बढ़िया क्या होगा आपका, आपके रेस्पिरेशन की कैपेसिटी होगी, उतने एफिशिएंट जो होंगे वो आपके लंग्स होंगे। ठीक है, एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज योर एल्वियोली। ठीक है, ये क्या है, ये छोटे छोटे एयर सैक्स हैं। दीज आर एयर सैक दैट आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जो कि जहां पर क्या होती है कि आपकी ब्लड कैपिलरीज जो है वहां पर ओपन होती है। ठीक है, और यही जो है यहीं पर आपका क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। दिस इज द अल्टीमेट साइट, एक तरीके से फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं हम। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसकी फंक्शनल यूनिट है ये एल्वियोली। ठीक है, सो देखिए जैसे एल्वियोली है, एल्वियोली को अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं डिस्कस करूं कि एल्वियोली किस तरीके से प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो सपोज जैसे एल्वियोली की अगर मैं बात करूं, सो सपोज ये क्या है, ये आपकी एल्वियोली की मेम्ब्रेन है। ठीक है, एल्वियोली की मेम्ब्रेन है, और जैसे मैंने बताया कि एल्वियोली जो होता है दैट इज रिचली सप्लाइड विद कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि क्या कैरी कर रही हैं, ब्लड कैरी कर रही हैं। तो सपोज ये क्या है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है सपोज। ठीक है, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज हो गई। ठीक है, इनमें क्या होगा, इनमें आपका ब्लड होगा। ठीक है, और ये क्या होंगी, ये होंगे आपकी एल्वियोली। दिस इज योर एल्वियोली। ये आपकी एल्वियोली की मेम्ब्रेन है, और ये आपकी ब्लड वेसल्स, दीज आर योर ब्लड वेसल्स। तो गैसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, बाहर से क्या होगी, मान लो जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो यहाँ से O2 आएगी, ये O2 क्या करेगी, ये O2 जाएगी आपके ब्लड में, और ब्लड से क्या होगी, ब्लड से आपकी CO2 इस तरीके से एंटर करेगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आपकी O2 जो है, O2 एल्वियोली से एंटर करती है ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल से CO2 एंटर करती है एल्वियोली में। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक पूरा एक नेटवर्क होता है, प्रॉपर नेटवर्क होता है। ठीक है, जहां पर क्या है कि जिसके थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ ब्लड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, टेक्स प्लेस, इट टेक्स प्लेस। ठीक है, एक तरीके का फिल्टर सिस्टम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म की तरफ। ठीक है, सो ब्रीदिंग मैकेनिज्म जो है, जैसे हमने ब्रीदिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ब्रीदिंग मैकेनिज्म के दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होते हैं। ठीक है, किस तरीके से ब्रीद इन, हाउ वी ब्रीद इन एंड हाउ वी ब्रीद आउट, मतलब हम किस तरीके से इंस्पायर करते हैं और किस तरीके से हम एक्सपायर करते हैं। ठीक है, सो इसको समझना है तो चलिए इसको समझते हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो है वो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, सो देखिए जब हम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, ठीक है, सो यहां पर क्या है, यहां पर कुछ मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो इन्वॉल्व है ही है। ठीक है, प्लस रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ आपका एक पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं डायाफ्राम। ठीक है, सो डायाफ्राम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये डायफ्राम क्या करता है, ये डायफ्राम जो है ये आपके थोरिक्स रीजन और एब्डोमेन, ठीक है, ये आपका थोरिक्स रीजन हो गया, ये आपका एब्डोमेन रीजन हो गया, इसके बीचों बीच प्रेजेंट होता है, एक फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, जिसके ऊपर आपके लंग्स होते हैं। ठीक है, सो डायफ्राम है, अलोंग विद डायफ्राम सर्टन मसल्स आर देयर जिसको हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, डायफ्राम के साथ मिलकर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सपोज वी आर इंस्पायरिंग। ठीक है, जब हम इंस्पायर करते हैं, जब हम इंस्पायर कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होगा, आपका जो डायफ्राम है, ठीक है, डायफ्राम इनिशियली वो जो होता है वो डोम शेप्ड का होता है। जब आप इंस्पायर करते हैं तो ये डोम शेप्ड का जो डायफ्राम है वो क्या हो जाता है, वो इस तरीके से फ्लैट हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। पहले ये डोम शेप्ड का है, ठीक है,
और अपनी रिलैक्स पोजीशन पर है। ये मान लीजिए ये डायफ्राम की रिलैक्स पोजीशन है। जब हम इंस्पायर करेंगे तो वो इस तरीके से फ्लैटन हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लैटन हो गया तो आपके लंग्स क्या हो जाएंगे, लंग्स अपलिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, लंग्स क्या हो जाएंगे, अपलिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका जो लंग्स का जो पल्मोनरी कैविटी है, जो ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, उसको वॉल्यूम बढ़ जाएगा। उसके अलावा उसके साथ साथ क्या होगा, आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। थोरेसिक चेंबर, ये थोरेक्स का चेंबर है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम एक तरीके से बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक तरीका का एयर टाइट चेंबर है। व्हाई इट इज एयर टाइट चेंबर, देखिए आसपास रिब्स हैं, ठीक है, सेंटर पे आगे की तरफ क्या होती है, आगे की तरफ ये आपकी चेस्ट बोन होती है जिसको हम स्टेर्नम कहते हैं। ठीक है, और पीछे की तरफ क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम, स्टेर्नम और ये जो रिबकेज है, ये एक तरीके का चेंबर क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो क्या होगा कि जब आपका डायफ्राम क्या होगा, जब डायफ्राम फ्लैट करेगा, आपके लंग्स अपलिफ्ट होंगे, पूरा चेंबर जो है वहां पर एक तरीके का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का इस रीजन का प्रेशर जो है वो घट जाएगा। एटमॉस्फेरिक जो एयर है उसका प्रेशर ज्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है। ठीक है, एयर क्या करेगी, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगी, और इस तरीके से क्या होगा कि एयर का जो पैसेज है वो एटमॉस्फेयर से हमारे लंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल जो कंट्रीब्यूशन है, मान लो अगर कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो उसमें ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है बाहर का ज्यादा है, अंदर का कम है, जिसकी वजह से एयर ऑक्सीजन क्या होती है, आसानी से अंदर की तरफ चली जाती है। ठीक है, सो जब इंस्पायर कर रहे हैं तो इस तरीके से हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट हमारा एक्सपायरेशन होगा। अगेन आपका डायफ्राम जो है मान लो अब फ्लैटन है, आपने इंस्पायर करा तो उस समय फ्लैटन था। ठीक है, और जब आपको एक्सपायर करना है तो क्या हो जाएगा, एक तरीके से रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा। जैसे ये रिलैक्स कंडीशन में आ जाएगा, आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, थोरेसिक चेंबर का वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है, एयर क्या होगी, बाहर चले जाएगी। along the pressure gradient it will move from your lungs to the outside। ठीक है, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ठीक है, एक स्टेप वाइज आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको आसानी से क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझनी कि कौन सी मसल जो है इन्वॉल्व होती हैं। इंटरकोस्टल मसल्स हैं, यही मसल्स हैं जो कि आपके लंग्स को अपलिफ्ट करने का काम करती हैं और उसको उसकी पोजीशंस पे लाने का काम करती हैं। साथ ही साथ यू हैव डायाफ्राम, डायाफ्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसी चीज को स्टडी करते हैं। ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें क्या आता है, उसमें इनहेलेशन आता है, एक्सहेलेशन आता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कौन करता है, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स इसको कंट्रोल करते हैं। डायफ्राम क्या है, एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर है जो कि थोरेक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करता है। जब आपका डायफ्राम मूव डाउन करता है, यानी कि एक तरीके से जब वो फ्लैटन करता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका वॉल्यूम एक तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना, जब हम सांस ले रहे होते हैं तो छाती एक तरीके से खुल जाती है, तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और एयर क्या होगी, एयर अलोंग द प्रेशर ग्रेडियंट बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, इट विल मूव अप, यानी कि वो दोबारा से अपनी पोजीशन अटेन कर लेगा, डोम शेप का हो जाएगा, रिलैक्स करेगा, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर क्या हो जाएगी, एयर विल बी एक्सहेल्ड आउट। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में कि आपकी गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं। उससे पहले थोड़ा सा आप एक डायग्राम के थ्रू मतलब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपका जो गैसेस है वो कहाँ से किस समय कौन कौन से प्रोसेस मतलब कौन कौन से चेंबर से होते हुए जा रही है। ठीक है, सो सो ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए जो आपका गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा वो होगा दो साइड पर। ठीक है, एक होगा आपका सेलुलर लेवल पर और एक हो रहा है कहां पर, आपका लंग्स के एल्वियोली पर। ठीक है, सो सपोज ये क्या है, ये आपका सेल है, सपोज दिस इज द सेल, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी एल्वियोली है। ठीक है, ये आपकी एल्वियोली है, ये आपकी एल्वियोली, and this is your cell. So this is cellular gaseous exchange and this is pulmonary gaseous exchange। ठीक है, अब
इनको कनेक्ट किसके थ्रू करेंगे? ब्लड के थ्रू। जैसे हमें पता है कि ब्लड क्या होता है, ब्लड एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये क्या करता है, अलग अलग ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। तो मान लीजिए ये आपका ये ब्लड वेसल्स हैं और इनमें क्या फ्लो कर रहा है, इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे आप इंस्पायर करोगे तो एयर क्या हो जाएगी, एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। एयर अंदर आएगी तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, इसमें O2 प्रेजेंट होगा, O2 रिच होगी, ठीक है। ये क्या है, एक तरीके से ये ऑक्सीजन रिच है, ठीक है, ऑक्सीजन रिच है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका जो PO2 है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका PO2 एल्वियोली में PO2 ज्यादा है, PCO2 क्या है, कम है। और ये जो ब्लड आ रहा है, ये ब्लड जो होता है, ये होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज अ काइंड ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें आपकी जो PO2 है वो कम होगी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि एक तरीके से ऑक्सीजन की कमी है इसमें। और इसमें जो PCO2 है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो जो CO2 है वो क्या करेगी, वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, और आपकी जो ऑक्सीजन है वो अपने हायर पार्शियल प्रेशर से लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। सो अब यहाँ पर इसमें जो ब्लड है, ठीक है, अब ये जो ब्लड है, इस ब्लड में क्या हो गया, इस ब्लड में जो ये जो ब्लड है ये क्या हो गया, एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। इसमें क्या आ गई है, ऑक्सीजन आ गई है। अब ब्लड क्या करता है, इसी ऑक्सीजन को कैरी करता है कहां पर, सेलुलर लेवल पर। और सेलुलर लेवल पर क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट होगा। सेलुलर लेवल पर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर साइड पर अब इसमें PO2 क्या है, PO2 ज्यादा है, लेकिन PCO2 क्या है, PCO2 कम है। और सेल क्योंकि कर रहा है रेस्पायर वगैरह, उसमें CO2 वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, तो यहाँ पर PCO2 ज्यादा होगा और यहाँ पर PO2 कम होगा। सो अगेन आपका PO2 जो होगा वो अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, यानी कि वो ब्लड वेसल से सेल में एंटर करेगा, और आपका जो PCO2 है वो सेल से किस में एंटर करेगा, वो आपके ब्लड में एंटर करेगा। और ब्लड क्या करेगा, फिर दोबारा से इसको क्या है, आपके एल्वियोली में लेकर आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको हार्ट के थ्रू किस में लेकर आएगा, आपके लंग्स में लेकर आएगा। लंग्स में क्या होगा, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू किस में जाएगा, सेल में जाएगा। सेल से अगेन वो डीऑक्सीजनेट होके दोबारा से लंग्स में आएगा, ठीक है। सो ये इस तरीके का जो ये प्रोसेस है ये चलता रहता है, ठीक है। यू हैव टू दो तरीके का गैसेस एक्सचेंज है, सेल पर जो हो रहा है दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सॉरी सेलुलर गैसेस एक्सचेंज, और यहाँ पर जो हो रहा है दिस इज योर पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज, यानी कि लंग्स में जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें तो ये जो पूरी पूरी सीरीज है ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये सब तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये आगे रेस्पिरेशन के अलावा जो आगे सर्कुलेशन आएगा उसमें भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है कि हाँ भाई आपका ऑक्सीजन जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करता है, आपका CO2 किस तरीके से ट्रैवल करता है, ठीक है। तो जनरली ऑक्सीजन की अगर हम बात करूं तो कुछ 1.5%, बहुत कम परसेंट जो है वो डिजोल्व फॉर्म में प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में। बाकी जो मेजर जो आपका ऑक्सीजन होता है वो बाउंड फॉर्म में होता है, और वो बाउंड करता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। आपके आरबीसीज आर रेड कलर के होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हीमोग्लोबिन, ठीक है। और वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ठीक है ना। 4 CO2 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है। सो जो आपका मेजर जो आपका ऑक्सीजन है वो ब्लड में ट्रैवल करता है बाउंड फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ O2 1.5% इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस। ज्यादातर ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ सैचुरेटेड फॉर्म, फुली सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन है उसके साथ क्या करता है, वो उसके फॉर्म में ट्रैवल करता है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब ऑक्सीजन नहीं होता तो उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जब उसमें ऑक्सीजन होती है तो इट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई आपका जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, तो इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, बाउंड फॉर्म में ट्रैवल करता है। बात करें अगर CO2 की, तो CO2 का हिसाब भी थोड़ा कुछ ऐसा ही है, ठीक है। CO2 भी क्या करता है, CO2 भी डिसॉल्व फॉर्म में, साथ ही साथ थोड़ा बहुत बाउंड फॉर्म में, और मेजर सबसे ज्यादा जो परसेंटेज होता है वो आपका जो CO2 है वो ट्रैवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, HCO3 माइनस के फॉर्म में। ज्यादातर मेजर परसेंट जो है वो HCO3 की फॉर्म में ट्रैवल करता है ब्लड में, ठीक है। So CO2 is transported, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ CO2 23% इन द फॉर्म ऑफ डिसॉल्व गैस की फॉर्म में,
CO2 जो है अगर बाउंड फॉर्म में है तो इट विल बी कार्ब कॉल्ड एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ज्यादातर 70% जो CO2 है वो कैसे ट्रैवल करती है, इट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अब यहाँ पर एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाँ भाई ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रैवल करती है, ठीक है, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में है, ठीक है। साथ ही साथ क्या इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ बाइकार्बोनेट, और इसको कन्वर्ट करने में CO2 को कन्वर्ट करना है अगर बाइकार्बोनेट में, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज हो रहा है जिसका नाम क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। सो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो CO2 कैसे ट्रैवल कर रहा है, CO2 इज ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ bicarbonate ion. Major percentage of CO2 in the blood is moving in the form of bicarbonate ion with the help of an enzyme called as carbonic anhydrase. ठीक है, so this was all about transport of gases. ठीक है, and इतना ही है रेस्पिरेशन को लेकर, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने आज पढ़ी और जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो सेलुलर रेस्पिरेशन, व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, वो स्टेप कहाँ कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन से साइट पर परफॉर्म हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसके अलावा आपका जो फेट है पायरुवेट का वो इंपॉर्टेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किस में हो रही है, क्या इंपॉर्टेंस है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहाँ हो रहा है, क्यों जरूरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी और उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ठीक है, वो सब जानना जरूरी है। साथ ही साथ उसके बाद जो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, फेरिंग्स, लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं, व्हाट इज ट्रैकिया, ठीक है, एल्वियोली क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एल्वियोली गैसेस एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में किस किस तरीके के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वेदर दे हैव लंग्स, वेदर दे हैव गिल्स, ठीक है, और डिफ्यूजन हो रहा है सिंपल, ये सारी चीजें, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, पल्मोनरी गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, एंड मैकेनिज्म इनहेलिंग एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा रेस्पिरेशन को पढ़ने में। जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ वी रेस्पायर, ठीक है, और फिर पढ़िए इसको, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है, और आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आप नोट डाउन करते रहिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में with the help of with an another important life process, that is transportation or circulation. चलिए, till then, टाटा, बाय बाय।